जय हिंद। दोस्तों, हम लोग जो है हिस्ट्री का क्लास पढ़ रहे थे। पहले क्लास जो हमने चर्चा किया था, आखिर इतिहास जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम पढ़ते क्या है। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री जो हमारे लिए हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो अगर हम नेट की बात करूं, तो नेट में हिस्ट्री से जो सवाल पूछे जाते हैं, वो भी मतलब डेप्थ स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। उनका स्तर जो है लेवल हाई होता है। लेकिन इसी से संबंधित अगर आप नेट दे रहे हैं या टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या जीके का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है, चाहे सीटेट बीएड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इतिहास से सवाल पूछा ही जाता है। तो इतिहास की अच्छी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। पिछले क्लास में जो एक डेढ़ घंटे की क्लास हमने लिया था, उसमें हमने इतिहास की चर्चा की थी। और इतिहास को हम बांटते कैसे हैं, आखिर इतिहास का डिवीजन क्या है, कितने पार्ट में इतिहास को बांट कर देखते हैं, उसी की चर्चा की थी। तो जो भी बच्चे आज के क्लास देख रहे हो, पीछे का क्लास जरूर आप देख लेना। हमने चर्चा किया था कि अगर इतिहास की जब भी हमें बात करता हूं, इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटकर देखते हैं। पीछे भी चर्चा हमने किया था, एक बार पीछे का दे लेना, देख लेना। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एज, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरे को प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। हिंदी में इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको प्रागैतिहासिक काल पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। दूसरे को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरे को जो है हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो जब ये तीनों तीन महत्वपूर्ण है, और ये तीनों को अलग अलग हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं। प्री हिस्टोरिक एज जिसे कहते हैं, हिंदी में इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रागैतिहासिक काल में हम लोग स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज पढ़ते हैं। इसी प्रागैतिहासिक काल में हम लोग जो है स्टोन एज पढ़ते हैं। जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि जब हम स्टोन एज की आपसे मैं बात करता हूं, तो स्टोन एज जिसे हिंदी में हम पाषाण काल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पाषाण काल। तो इसी के तहत हम लोग जो है पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल मतलब कि ऐसा काल जिसमें केवल और केवल पत्थरों का उपयोग हुआ है। पत्थर, स्टोन टूल्स के आधार पर ही कालों का विभाजन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि तीन भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि पूर्व पाषाण काल के बारे में हमने कहा था कि जो प्री हिस्टोरिक एज है, उसका समय जो है लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक पहुंचता है। कभी कभी इससे भी आगे बढ़ जाता है। तो ये सब हम लोग जो है प्री हिस्टोरिक एज के तहत हम लोग इसको देख रहे थे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो भी बच्चे हो जो पहले क्लास नहीं लिए हो, वो पहला वीडियो हमसे मांग लेना, और जिससे कि पहले क्लास आपको समझ में आ जाए। तो पहले क्लास में हम लोग जो है प्री हिस्टोरिक एज को हमने समझा था। क्या है प्री हिस्टोरिक एज? प्री हिस्टोरिक एज मतलब इतना हमें समझना है कि इसमें हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं। स्टोन एज को ही हम पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल का जो एक समय है, वो लगभग लगभग जो है 2.5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, और कभी कभी 3,000 बीसी तक, 4,000 बीसी तक भी आता है। और एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि पाषाण काल में केवल और केवल जो हमारा आधार है, जो बेस पॉइंट है, वो पत्थर के उपकरण है।
वो बेस पॉइंट हमारा पत्थर ही है। पिछले क्लास में ये सब हमने पढ़ा था। और एक स्टोन टूल्स के क्वालिटी के आधार पर ही जो प्री हिस्टोरिक एज को हमने पढ़ा था कि हम लोग स्टोन एज के क्वालिटी के आधार पर उनको जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटते हैं। तो स्टोन क्वालिटी जैसे कि हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़े थे। हेमलता जी माइक बंद कर लीजिए। तो स्टोन एज में हम लोग पढ़े थे कि पूरा पाषाण काल में किस तरह के पत्थर का प्रयोग होता था। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में हैंड एक्स का प्रयोग होता था, क्लीवर का प्रयोग होता था, चौपर का प्रयोग होता था। इसी तरह डिस्क्वायर्ड कोट गोलेकार पत्थरों का यूज होता था। ये फ्लैक एंड कोर का यूज होता था। साइड स्क्रेपर जिसे खुरचनी कहते हैं गांव में, जिसके थोड़ू जो है आप लोग मतलब किसी आलू को या छीलते हो तो खुरचनी का भी प्रयोग होता था। और ब्यूरीन का भी प्रयोग होता था। ब्यूरीन आज का जो है ना सुई की तरह होता था। चमड़े के किसी चीजों को सीने के लिए हम ब्यूरीन का प्रयोग करते थे। और पिछले यूरिन का क्लास प्रयोग में करते थे। और पिछले क्लास में हेमलता माइक बेटा बंद कर लो। हेमलता माइक बेटा बंद कर दो। चलिए आपका माइक बंद हो गया। तो इसको समझिएगा वो भी आसानी से। अगर आपको समझ नहीं आए तो माइक ओपन करके पूछ लीजिएगा। पिछले क्लास में हमने पूर्व पाषाण कालीन स्थलों के बारे में पढ़ा था जहां से आपका सवाल पूछा जाता है। हमने पाषाण काल शुरू किया था। तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। पहला था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल लिखते भी जाइएगा। दूसरा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो था वह था नव पाषाण काल। तीसरा जो था हमारा नव पाषाण काल था। और इसमें से पहला जो है हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे। पहला जो सेक्शन हमारा था याद रखिएगा कि हम लोग जो है नव पाषाण काल के सॉरी पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे। पूरा का पाषाण काल में जो पहला महत्वपूर्ण देखो, यहाँ से जो सवाल उठाता है चाहे किसी भी एग्जाम में चले जाए, पीजीटी का एग्जाम में चले जाए या नेट के 10 ईयर के सवाल को आप देखिए। या तो सीधे सवाल आता है कि मतलब सोहन घाटी से क्या मिला, या सोहन घाटी कहाँ है, या अतिरम पक्कम कहाँ है, या आपसे सवाल पूछ लेता है पल्लवरम कहाँ है, या आपसे सवाल पूछा है भीमबेटका क्यों फेमस है। तो ये सवाल पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए जो पहली क्लास ले रहे हैं। और पीछे का वीडियो हमसे ले लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। जैसे पूरा पाषाण काल में पहला हम लोग पढ़े थे सोहन घाटी। सोहन घाटी जो है एक महत्वपूर्ण पूरा पाषाण कालीन स्थल है। और कहा जाता है कि सोहन घाटी की जब हम बात करते हैं तो एक बार रिवीजन कर ले। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये सिंधु की सहायक नदी सोहन है। सिंधु की जो सहायक नदी सोहन है उसी के आसपास जो पूरा पाषाण कालीन स्थल मिला है उसी का नाम रखा गया सोहन घाटी। हमने ये भी चर्चा किया था कि सोहन घाटी की खोज किसने किया। तो एल्ब और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के संयुक्त टीम ने खोज किया है। अब इस सोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिला। तो हैंड एक्स मिला है। हैंड एक्स मिला है। हिंदी में इसे कहते हैं हस्त कुठार। और हस्त कुठार भी नहीं समझ आए तो समझिएगा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जरूर समझते होंगे। कुल्हाड़ी जो हमारे घर में यूज होता है उसी को हैंड एक्स कहते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा साइट पढ़ा था अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम बार बार पूछता है कि अतिरम पक्कम स्थल कहाँ है। तो याद रखिएगा अतिरम पक्कम का जो स्थल है वो तमिलनाडु में है। और यह मद्रास के चेन्नई के बिल्कुल निकट है। और यह अतिरम पक्कम जो साइट है दूसरा हमने बताया था आपको। अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम कहाँ है। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ है। चेन्नई के निकट। चेन्नई के निकट है अतिरम पक्कम। खोजा कब गया 1864 में। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है कब खोजा गया 64 में। और किसने खोज किया। तो ओल्ड हेम किंग ने। हमने कहा था कि आपको अतिरम पक्कम का किसने खोज किया। ओल्ड हेम
किंग हमने कोडिंग से भी बताया, कैसे याद रखोगे? तो अति, अति कौन कर देता है? ओल्ड मैन। अति कौन करता है? जो ओल्ड मैन होता है, जो बूढ़े लोग होता है, तो वही से कोडिंग कर लेंगे, अति कर देता है, तो ओल्ड हेम किंग। इसकी विशेषता जो है अतिरम पक्कम, जो तमिलनाडु में पूरा पाषाण कालीन स्थल है, इसकी विशेषता सोहन घाटी से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? सोहन घाटी से। और ये भी है कि जैसे सोहन घाटी में हमें हस्तकुठार मिला, वैसे कुल्हाड़ी मिला, वैसे ही अतिरम पक्कम से भी हमें क्या मिला? कुल्हाड़ी मिला। तो इसे हमें ध्यान में रखना, धीरे धीरे सीखना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तीसरा साइट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, पूरा पाषाण कालीन पल्लवरम। यहां से अगर 3 ईयर आप उठा के देखोगे, तो पूरा पाषाण कालीन स्थल पल्लवरम से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। कि एक तो पल्लवरम की खास विशेषता है कि ये भी तमिलनाडु में है। कल हमने बताया था कि ये भी तमिलनाडु में है, ये भी मद्रास के निकट है। अतिरम पक्कम और पल्लवरम दोनों तमिलनाडु में है। और खासियत क्या है कि आधुनिक दौर में सबसे पहला खोजा गया स्थल है। कब खोजा गया? 1863। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि आधुनिक दौर में सबसे पहला खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल। ये सवाल खूब पूछता है कि भैया रे बता दो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था। तो याद रखिएगा, आधुनिक दौर में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो पल्लवरम था। कब खोजा? 1863। तीसरी बात आती है कि इसका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखिए ये सब चीजें एक जगह आपको नहीं मिलेंगे। जो कि मैं खुद हिस्ट्री में जेआरएफ किया हूं, तो उसके लिए हमने अपने जेआरएफ के लिए हमने नोट्स बनाया था, तो उनका आप फायदा उठा सकते हैं। एक सिस्टमेटिक इतिहास को अगर आप एक सिस्टमेटिक रूप में पढ़ेंगे, तो आप आसानी से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, टीजीटी पीजीटी नेट, कोई भी एग्जाम दे, आप अच्छे स्कोर करके पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ क्या करता है, वो एनसीईआरटी भी पढ़ लेता है, बीए भी पढ़ लेता है, एमए का भी बुक पढ़ लेता है, लेकिन उनको क्लियर कट पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। हमने 15-20 साल जो अध्ययन किया है इतिहास का, हमने यही सीखा है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें हमें वही चीज पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसी तरह से एक सवाल और हमने पढ़ा था, आपको याद होगा शायद, भीमबेटका। भीमबेटका। पांचवा साइट हमने पढ़ा था पटने, और छठा साइट पढ़ा था मिर्जापुर। हमने ये बताया था भीमबेटका कहाँ है? यूपी में, रायसेन जिला में। पटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहली बार जो पढ़ रहे हो लिख लेना। और मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में, आपको पता है इलाहाबाद के आसपास मिर्जापुर है। इन तीनों जगह की खासियत क्या है? अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कहां से गुफा चित्रकारी का प्रमाण नहीं मिले है? ऑप्शन दे दिया, भीमबेटका भी, पटने भी, मिर्जापुर पहाड़ी भी, अतिरम पक्कम भी। तो आंसर क्या होगा बताइए, पहले भी पढ़े, आंसर क्या होगा? अतिरम पक्कम। क्यों होगा अतिरम पक्कम? क्योंकि हमने कल ही बताया इन तीनों जगह से क्या मिला? गुफा चित्रकारी। अब एक चीज और समझिएगा भैया, कि गुफा चित्रकारी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? देखिए, जो को पूरा पाषाण कालीन मानव जो थे ना, एक चीज आप समझिए कि मानव कैसे थे। पूरा पाषाण कालीन मानव जो है पहाड़ों पे रहते थे, कंदराओं में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। तो वो क्या करते थे कि जानवरों से बचने के लिए, जैसे कि मान लिया शेर हो गया, सिंह हो गया, भालू हो गया, जो बड़े बड़े जानवर हैं, बचने के लिए वो क्या करते थे? पहाड़ों को काट करके, धीरे धीरे पत्थर को काट करके एक गुफा बना लेते थे, और अपने परिवार के साथ उसी गुफा में घुस जाते थे, और बाहर में जो है ये लगा देते। इसका एक उदाहरण मैं दिखाता हूं आपको। हमारे पास सारा सिस्टम, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, नहीं तो पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पिछला बैच पढ़ाए हैं, तो बहुत बच्चे को समझ नहीं आता था। तो देखो गुफा कैसा होता है। अब तो गुफा
देखो जो इमेज हम लोग देखिए, ये देख रहे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है। ये जो गुफा होता था ना पहाड़ों को काट करके, ये जो है ऐसे ही चित्र जो है, चाहे वो भीमबेटका हो, चाहे आपका पटने हो, चाहे अभी हमने बताया भीमबेटका, पटने, मिर्जापुर पहाड़ी। तो अब क्या होता था कि मान लिया कि ये देखो, ये गुफा है, गुफा के अंदर का एरिया है, और ये चित्र बना लेते जैसे पूरा पाषाण काल युग हम पढ़ा रहे हैं ना। अब देखो ये पूरा पाषाण काल, सॉरी, अभी मैं आपको जो है ले चलता हूं। अब देखो ये पूरा पाषाण कालीन युग है ना, पूरा पाषाण गुफा पेंटिंग, गुफा चित्रकारी है ना। आपको दिखाई पड़ रहा है सबको? कोई माइक ओपन करके बताइए, बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है? यस सर। तो हमें ना एक इमेज बना लेना। हिस्ट्री पहले के जमाना नहीं रह गया कि हिस्ट्री को हम रट्टा मार रहे हैं। हमें भी पहले जब हम पढ़ाते थे, चूंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड था, तो उसमें हम ये सब चित्र नहीं दिखा पाते थे। अब चूंकि हमारे पास सिस्टम है, तो क्यों नहीं हम बेस्ट तरीके से पढ़ें। तो ये चाहे वो भीमबेटका हो जो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो पटने हो जो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो मिर्जापुर पहाड़ी हो जो इलाहाबाद के पास हो, इन सबसे जो है ना पहाड़ों को काट करके लोग जो है गुफा, जैसे ये देखो भीमबेटका। अब देखो ये भीमबेटका का चिन्ह है ना, भीमबेटका को मानव जाता है, मानव भीमबेटका देखो मानव विकास गुफा चित्रकारी का प्रमाण है, भीमबेटका है। देखो ये देखो गुफा कैसा होता था, देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है? तो मतलब ये है कि हम जो है गुफाओं को काट करके, अब देखो ये जैसे गुफा है ना, ये इसको एकदम स्लोप करके यहां पर जो है, यहाँ पे चित्र बना देता था। यहाँ पे कोई बकरी का चित्र बना दिया, कोई मतलब अपने पालतू जानवर का चित्र बना दिया, कोई शेर का चित्र बना दिया, कोई मतलब कि अब इन चित्रों को, जैसे कि पालतू जानवर, कभी स्थापना और तर्क में सवाल ये पूछ लेते हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। स्थापना और तर्क में ये सवाल पूछ लेते हैं कि गुफा चित्रकारी में जो है भेड़ का चित्र मिला है, बकरी का चित्र मिला है, कुत्ते का चित्र मिला है, फलना ढिकाना का चित्र मिला, इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि उस समय के जो मानव है इन जानवरों से परिचित थे। चलता है कि नहीं चलता है बताओ? परिचित थे तभी तो चित्र बनाते थे। अगर परिचित नहीं होते तो चित्र नहीं बनाते। तो मतलब सीधा सा है कि इन गुफा चित्रकारी से हमें यह प्रमाण मिलता है कि जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे, जो गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, तो अब उनके बच्चे जो है गुफाओं में रहते थे, दिन भर बैठ के क्या करते होंगे रात में? तो बैठे हैं, लैंप जलाते होंगे, कुछ मतलब कि पत्थर ले लेते होंगे, और पत्थर से वो ऐसे ऐसे करके, कभी आप लाल किला गए होगे, जामा मस्जिद गए होगे, आपने देखा होगा कि पत्थरों पे युवाओं सब ऐसे ऐसे दिल बना देता है। देखे हो कोई? बताओ, ऐसे ऐसे दिल बना देता है, देखे हो? नहीं यस देखे सर। हो? देखे होगे, पत्थरों पर कहीं घूमने जाओ, पार्क में जाओ, वहां पे दिल बना देता है, या अपनी प्रेमिका का नाम लिख देता है कि सदा के लिए हमें याद रहे। तो ये वहां के भी तो इंसान जो होंगे, जो जानवर उन्हें पसंद आता होगा, जो जानवर के साथ वो रहते होंगे, उसका चित्र बना लेते हैं। इसी को गुफा चित्रकारी कहते हैं। तो रटना नहीं हमारे क्लास में कि रट्टा मारना है भैया, या समझना है। संपूर्ण इतिहास टिप्स पे, आज से 4 महीने बाद ना, जैसे साहित्य में पढ़ाता हूँ, संपूर्ण साहित्य बच्चों के टर्न ऑफ द टिप्स पे होता है, इतिहास भी आपको टिप्स पे रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इतिहास सब पेपर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? कि इतिहास हर एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी हर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जीके में, लेकिन इतिहास हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इतिहास की अपनी महत्ता है। तो यही तक हम लोग पढ़े थे कल। अब हम पूरा पाषाण काल के और स्थल पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और मैं इतना कहूंगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना है। मतलब पढ़ाई के दौरान सीरियस पढ़िए। चाहे एक बच्चे हो, क्लास आए ना आए, हमारा कर्तव्य है, 8 बजे क्लास शुरू होगी तो होगी, नहीं भी आएगी तब आएंगे, तब भी शुरू हो जाएगा। तो ये चीज आप सब जान लीजिए कि ये मत सोचिएगा कि 2 ही बच्चे आएंगे तो हमें क्या पढ़ना। हम थोड़ा अलग किस्म के टीचर हैं। तो हमें है, क्योंकि होता क्या है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत करते जा रहे हैं, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा।
अगर फायदा नहीं हुआ तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारना। हिंदी में भी कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, कैमरा ऑफ रहता है, वो क्लास में रहते ही नहीं है, बाहर घूम रहे होते हैं। अब बाद में जब पूछता हूँ अगले दिन तो उसे कुछ भी नहीं आता है। बताओ, उसके पैसे भी बर्बाद हुए, समय भी बर्बाद हुए, जिंदगी भी बर्बाद हुए, सब कुछ बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना है। पड़ोसी तो चाहता ही है मरने के लिए। पड़ोसी किसी का नहीं चाहता है कि आप आईएएस बन जाओ। किस किस का पड़ोसी चाहता है नौकरी आप ले लो, बताओ मुझे माइक ओपन करके। किसी का पड़ोसी चाहता है जी? ऊपर से कह देगा हाँ हो जाए, अंदर से थ्री इडियट में एक मूवी देखे होगे, कहता है दोस्त फेल कर जाए तो दुख हो जाए, और टॉप कर जाए ना तो महा दुख होता है। जीवन की दोस्तों यही नियति है। तो कभी भी कोई भी काम कीजिए, पढ़ना है तो पढ़िए अच्छे से, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो ईमानदारी से पढ़िए, कि कल को ये ना लगे कि हमने समय भी दिया और हमें कुछ मिला भी नहीं। और नहीं भी मिले तो इतना ज्ञान हो कि जहां खड़े हो जाओ लाइन वहीं से शुरू हो। हमें कुछ भी पढ़वा लीजिए, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट उतने ही अच्छे से मैं पढ़ा लेता हूँ। क्यों? इनके पीछे 20 साल का मेहनत है। ये नोट्स जो है, मैं अपने अपने नोट्स है हमारे, हमने आईएएस के लिए बनाया था, जीआरएफ के लिए बनाया था, वही नोट्स से सवाल आज भी पूछ रहे हैं। तो इन चीजों को हमें बिल्कुल एकदम ध्यान से समर्पित होके काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल का जो सातवां स्थल है, एक महत्वपूर्ण है हथनौरा। लिखना अब साथ साथ, यहां से क्लास शुरू हो रहा है आज का। एक महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों हथनौरा। यह हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। कहाँ है? एमपी के, लिखते जाना है, कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। ये पूछ लेता है कहाँ है? हथनौरा। एक महत्वपूर्ण स्थल, पूरा पाषाण कालीन स्थल है, जो लिखना है आप लोग को, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में क्या है? हथनौरा स्थल है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कैसा स्थल है? हथनौरा। और कहा, किस नदी पर है ये? तो नर्मदा नदी के तट पर। ये भी पूछ लेता है किस नदी के तट पर, तो लिखना नर्मदा नदी के तट पर। हथनौरा भैया कहाँ है? तो नर्मदा नदी के तट पर। और यह कब खोजा गया? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। कब खोजा गया? तो ये हाल में खोजा गया 1987 में। हथनौरा लगभग जो है 1987 में खोजा गया। हथनौरा स्थल जो याद रखना, 1987 में हथनौरा स्थल खोजा गया। लिखते जा रहे हो सब? पूछूंगा कब खोजा गया? 1987 में खोजा गया। अब देखो कि यहां से क्या मिला है। यहां से विशाल जानवर हाथी के पुराने अवशेष मिले हैं। यहां से क्या मिले हैं? हाथी के पुराने अवशेष। पुराने अवशेष। अब देखो नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे? ह से हथनौरा, ह से हाथी, ह से हथनौरा, ह से क्या होगा? हाथी। कहता है ये जो जानवर शिकार में मारा गया है, इससे पुराने हाथी के जीवाश्म भारत में कहीं नहीं मिले हैं। मतलब सबसे पुराना हाथी के अवशेष कहां से मिले हैं? हथनौरा से। अब सवाल पूछता है, पूछा है 10 ईयर पलट के देखना, कि सबसे पुराना हाथी का अवशेष कहां से मिला भैया? तो हथनौरा। कोडिंग कैसे याद रखोगे? ह से हाथी, ह से हथनौरा, सबसे पुराना हथने। अब देखो इसका नाम स्टेट गोडे गणेश। अब देखो इसका नाम जो है, इस हाथी का जो नाम है, लिख लेना स्टेट गॉड्स गणेश।
कुछ कुछ विद्वान बताया कि इसका नाम जो था स्टेट गॉड्स गणेश था। गणेश पता है हाथी के सुर लगा हुआ है किसमें? गणेश में। तो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ कुछ कहते हैं इसका जो है गॉड्स गणेश से संबंध है, स्टेट गॉड्स गणेश से संबंध है। किसका? हाथी का। तो याद रहेगा, हथनौरा से क्या मिला है? हाथी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, जीवन में इस जन्म में नहीं भूलना, नहीं तो कहोगे गलत बना के आओगे तो मैं भी डांटूंगा। मैं हिंदी वाले बच्चे को भी बहुत डांटता हूं अगर बताए हुए चीज गलत बना के आते हैं। एक तो हाथी का अवशेष मिला हथनौरा से, दूसरा मनुष्य के भग्न खोपड़ी का प्रमाण। भग्न खोपड़ी समझते हो? टूटी हुई खोपड़ी। खोपड़ी समझते हो ना जी? मुंड, मुंड समझते हो? नहीं तो माइक ओपन करके पूछना, नहीं समझ आए तो लाइव क्लास का फायदा यही है कि आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। तो यहां से जो हथनौरा से मनुष्य के भग्न खोपड़ी का प्रमाण मिला। यह एक अपवाद है कि इस सबसे पहले मनुष्य के भग्न खोपड़ी का प्रमाण कहां से मिला? पूछे क्या मार के आओगे? बताओ। सबसे पहले मनुष्य के भग्न खोपड़ी का प्रमाण कहां से मिला? तो क्या मारेंगे? कोई बताओ। नोरा। हथनौरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। थोड़ा सा ना क्लास में ना हमें जब भी कुछ पूछो ना तो बताया करो। इससे क्या होगा, आप क्लास से जुड़ोगे। और मैं ये भी कहता हूँ कुछ बच्चे जिनको जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो कोशिश करो कि हम लाइव पढ़ें, कैमरा ओपन करके पढ़ें। इनका आगे बहुत फायदा होगा। आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी के जो है वो कैमरा ओपन करके पढ़ते हैं। नहीं, जैसे कि कहीं बाहर जाते हो क्लास करने के लिए तो पूरा हम अपना तैयार होके जाते हैं ना, तो उसी तरह हम भी आते हैं तो तैयार होके आते हैं। तो दो चीज महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक जो है हाथी का पुराना अवशेष मिला, और दूसरा क्या मिला? मनुष्य का भग्न खोपड़ी। और 4 महीना मुझे दे दो, उसके बाद देखना तुम अगर विद्वान नहीं बन गए ना तो फिर मुझे 1000 गालियां देना बिहारी यूपी भाषा में। लेकिन बस 4 महीना अच्छे से बच्चे पढ़ो। हथनौरा से क्या मिला है? हाथी के अवशेष और मनुष्य के भग्न खोपड़ी। ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य के भग्न खोपड़ी का प्रमाण मिला है वो होमो इरेक्टर्स जाति के थे। मनुष्य के जो भग्न खोपड़ी मिला किस जाति के थे? होमो, लिख लेना ये, इरेक्टर्स जाति के। देखो कि मनुष्य के जो जाति थे ना, आगे बताऊंगा मनुष्य के जातियों का प्रकार, आगे बताऊंगा मैं एंशियंट में ही, कि जैसे होमियोसेपियंस हुआ, होमो इरेक्टर्स हुआ, या फिर मंगोलाइड जनजाति हुआ, या अलग अलग निग्रो जनजाति हुआ। तो हमारे जो जो पृथ्वी है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य के जातियों का प्रमाण है। तो जो होमोसेपियंस जनजाति थी, मनुष्य की जाति, वो सबसे तेज पाई जाती है। वो दिमाग वाला था। होमोसेपियंस का था पहला मानव था जो दिमाग से बड़ा तेज था। जैसे आज भी कहते हैं ना, अरे यार देखो दिमाग से बड़ी तेज है। लेकिन ये होमो इरेक्टर्स था। एक बार क्वेश्चन नेट में भी पूछा हिस्ट्री में कि भग्न खोपड़ी का प्रमाण हथनौरा से मिला, लेकिन ये जो भग्न खोपड़ी किस मानव जाति का प्रमाण था? तो वो होमो इरेक्टर्स का प्रमाण। किस जाति के थे? लिखते जाना, अलग से नोट्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि बच्चे क्या होता है नोट्स भेज देता हूं पढ़ता ही नहीं है। तो हम क्लास में ही लिखाएंगे आपको सब कुछ। तो होमो इरेक्टर्स जाति का था। जब नोट्स बना लोगे मुझे भेजोगे तब मैं अपना नोट्स भेजूंगा, पहले नहीं। पहले तो सर जी नोट्स भेज दो, हो गया। तो होमो इरेक्टर्स समझ आ गए सबको? कोई दिक्कत है यहां से? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया हथनौरा। हथनौरा में हम दो चीज पढ़े, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। पहला पॉइंट, यहां से सबसे पुराना हाथी का प्रमाण मिला। दूसरा पॉइंट, यहां से मनुष्य के भग्न खोपड़ी का प्रमाण मिला, जो काफी आगे चल के फेमस हुआ। नेक्स्ट है मैहर। कितना नंबर का साइट है कोई बताओ? हथनोरा कुछ बोल लो, हेमलता बोलो। ये ठीक है, बस पूछना था। ये हथनोरा एक स्थल है, तो हथनौरा इसकी एक, खोज की थी किसने? हाँ हथनौरा एक स्थल है।
ठीक है, इसको जो है ना संयुक्त टीम ने किया था, कोई व्यक्ति विशेष ने किया था। भारत के ही जो पुणे विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम ने किया था, जो पुणे यूनिवर्सिटी है ना, उनके संयुक्त टीम ने किया था। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखिएगा। अब आगे आते, एक जगह है मैहर। मैहर, अच्छा देखो इसको कोडिंग से कैसे याद करोगे, मैहर। नैहर, नैहर समझते हो क्या होता है बताओ, गांव के जो लोग होंगे उसे पता है। नैहर क्या होता है, नैहर क्या होता है पता है? नैहर किसी को नहीं पता है, कोई भी गांव से नहीं है। नहरा, नहरा पता होता है? पीहर पता है? पीहर बताओ बिंदु क्या होता है? पीहर क्या होता है? हाँ, नानी के घर, बहुत बढ़िया, उसे नैहर बोलते हैं, बहुत बढ़िया आशीष। नानी के घर को नैहर। अब देखो कोडिंग से नैहर को बना दो मैहर। मैहर मतलब मैया के घर। ऐसे कैसे याद रखेंगे, मैहर, मैहर मतलब मैया। मैया तो समझते हो, मैहर मतलब मैया के घर। ये मैहर एक जगह है, एक क्या है, स्थल है। और ये कहाँ है पहले तो ये याद रखो, ये भी मध्य प्रदेश में, ये सतना जिला में है। मध्य प्रदेश में एक सतना जिला है, आप लोग को पता होगा। मध्य प्रदेश में मैहर जो है रे भैया, वो सतना जिला में है। और यह जो है सतना जिला में है, इसका संबंध पूरा पाषाण काल से है। पूरा पाषाण काल, हम लोग तो पूरा पाषाण ही पढ़ रहे हैं अभी, तो उसी पूरा पाषाण से। अब ये खासियत क्यों है कि यहां से जो है पहली बार जो है पत्थरों के प्रकार मिले हैं, जैसे क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन। ये पत्थर के प्रकार है। ये क्वेश्चन पूछा भी है, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन पत्थर कहाँ से मिला है। जैसे आप देखो सैंडस्टोन ना बहुत कीमती पत्थर होता है। और जैसे कि आप लोग अंगूठी बनवाते हो ना, तो अंगूठी में आपने देखा होगा पत्थर डलवाते हो। वो पत्थर कौन होता है, कीमती पत्थर होता है, चमकीला पत्थर होता है। तो पहली बार मैहर से ही याद रखना कौन कौन पत्थर मिला है, क्वार्ट जाइट, लिख लेना, क्वार्टजाइट, कैल्सीडोनी और सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट, कैल्सीडोनी और तीन प्रकार के पत्थर मिला माई के यहाँ। अब देखो कोडिंग से याद कराता हूं कैसे। माई मतलब मैहर, तो माई ब्याह में क्या देती है, अंगूठी, अंगूठी देती है ना बेटी को। तो किस पत्थर की अंगूठी देती है, कोड कर देना, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन। और खासियत है कि सबसे ज्यादा जो है यहां से कैल्सिडोनी के पत्थर मिले हैं। किसके मिले हैं, कैल्सी, ये सब तो मिला है, कैल्सिडोनी पत्थर सबसे ज्यादा मिला है, जो कॉस्टली भी होता था। जो कॉस्टली, यहाँ के लोग जो है पत्थर बनाने में माहिर थे। मतलब कि पत्थर को खूबसूरत बनाने में मैहर के लोग जो है पत्थर को खूबसूरत रंग देने में, खूबसूरत रंग देने में माहिर थे। अब देखो ये हम कैसे कहे कि यहाँ के लोग जो है खूबसूरत रंग देने में माहिर थे। अब किसी जगह से आपको खूबसूरत डायमंड की अंगूठी मिले, एकदम तराशा हुआ, तो आप क्या अनुमान लगाओगे, लगाओगे नहीं यहाँ के लोग इस चीज को बनाने में माहिर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो इतना बढ़िया बना लिए। तो इसलिए ये जो मैहर जगह है क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंड स्टोन के लिए बहुत ही फेमस है। याद हो गया सबको, याद रखिएगा, पांच पांच बार घर में बोलना है। मैके से हमें क्या लाना है, कोडिंग कर देना, मैहर मतलब मैके। मैके से हम लोग ऐसे ही कोडिंग से हिंदी भी पढ़ाते हैं। क्या लाना है भैया, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन के पत्थर लेके आना है। पत्थर मिला है मैके से, क्या मिला है, पत्थर मिला है। कौन कौन मिला है, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन। और कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये किसने खोजा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा खोज करता उसको मैं बताऊंगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है मैहर बेलन घाटी क्षेत्र, ये तो सब जानते होंगे। नेक्स्ट है बेलन घाटी, बताओ कहाँ है ये, बेलन घाटी क्षेत्र।
ये भी जो है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से ही बाद में संबंध रहा है। बेलन घाटी क्षेत्र कहाँ है बताओ, कोई भी बताओ कहाँ है। रजनी बताओ, आप उसी क्षेत्र में रहते हो, बताओ बेलन घाटी कहाँ है, बताइए। नहीं पता है, हो ही नहीं क्लास में मुझे लगता है। देखो भैया, एक निराला जी ने बहुत अच्छा कविता कही है, सुना था। वो कविता थी, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो जिंदगी में जो काम करो सिंसियर होके करो, नहीं तो बाद में बहुत दुख मनाना पड़ता है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हमें बाद में जीवन में दुख मनाना पड़े। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं बेलन घाटी कहाँ है। यह उत्तर प्रदेश में बनारस बनारस से लेकर इलाहाबाद तक फैला हुआ है। ये जो बेलन घाटी क्षेत्र है ना, इसको लिखना यूपी में, समझ जाओगे। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। यूपी में बनारसी से लेकर के, बनारसी से लेकर इलाहाबाद तक फैला है। इलाहाबाद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहां से कहां तक, इलाहाबाद तक फैला है। अब देखो भैया, यू बेलन घाटी कहां से कहां तक फैला है, बनारसी से लेकर यानी बनारस से लेकर, बनारस से लेकर के कहां तक फैला है, इलाहाबाद तक फैला है। बेलन घाटी कहां से कहां तक फैला है, बनारस से लेकर के इलाहाबाद। और ये दो नदी, एक बेलन नदी और टोस नदी के बीच का क्षेत्र है। ये जो बेलन घाटी है ना, दो नदी है, एक बेलन नदी, बेलन नदी व टोस नदी के बीच का क्षेत्र है। बेलन नदी और भैया टोस नदी के बीच का क्षेत्र है। बेलन नदी याद रखिए क्या क्या है, बेलन नदी और टोस नदी के बीच का क्षेत्र है। कौन, बेलन घाटी, टोस नदी का। और ये क्षेत्र जो है, मतलब कि बनारस से लेकर इलाहाबाद, इसमें जो है मिर्जापुर भी जुड़ जाता है, क्योंकि इलाहाबाद के बगल में ही मिर्जापुर है। लेकर मिर्जापुर, मिर्जापुर भी जोड़ देना, क्योंकि जब यूपी जाओगे ना तो इलाहाबाद मिर्जापुर साथ साथ लगा हुआ है, तो ये क्षेत्र भी इसमें आता है। तो बेलन नदी और टोस नदी लिखते जाना, बीच का क्षेत्र है। दूसरी तरफ इसका संबंध तीनों से है। बेलन घाटी का संबंध जो है याद रखना, पूरा पाषाण से भी है, पूरा पाषाण से भी है, मध्य पाषाण से ही भी है, वो नव पाषाण से भी है। तो अभी तो हम पूरा पाषाण पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ मतलब बेलन घाटी देखो, ये क्यों तीनों से संबंध होता है, इसका क्या कारण होता है। जैसे अभी दिल्ली 100 अब मान लिया कि पुरानी दिल्ली आप चले जाओ, तो पुरानी दिल्ली का संबंध 100 साल पहले भी था, आज भी है, और 100 साल बाद भी रहेगा। तो जो बेलन घाटी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कौन सा ऐसा स्थल है जिसका संबंध तीनों काल से रहा, पूरा पाषाण काल से भी रहा, मध्य पाषाण काल से भी रहा, और नव पाषाण काल से भी रहा। तो वो क्षेत्र कौन सा था, बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में बनारस से लेकर मिर्जापुर इलाहाबाद तक यह फैला हुआ है। अब इसमें अब देखो कि जो बेलन घाटी क्षेत्र में जो है ना 44 स्थल मिला है। ये तो बहुत बड़ा एरिया है ना बेलन घाटी। अब ये देखो कि बेलन घाटी का जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा एरिया है। इन बहुत बड़ा एरिया में 44 स्थल मिला है, छोटे छोटे। जैसे हमने कहा बनारस से लेकर इलाहाबाद मिर्जापुर पहाड़ी तक फैला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। इन एरिया में भैया रे 44 स्थल मिला है। इन स्थलों में एक फेमस स्थल है जहां से बार बार यह पूछा जाता है, वो है लोहंदा नाला। एक स्थल यहां पूछा जाता है, जो 44 स्थल में बेलन घाटी क्षेत्र में एक स्थल है, वो है लो, लिख लेना, लो कर लो, हंदा नाला।
क्या स्थल है? लो लोहंदा। दिख रहा है सबको? फिर से लिख देता हूं, साफ लिखना है, गलत नहीं करना। लोहंदा नाला। बेलन घाटी क्षेत्र में एक जगह मिला है भैया, लोहंदा नाला। अब इस लोहंदा नाला को हम क्यों पढ़ते हैं? लोहंदा 5 बार बोलो तो, लोहंदा नाला, याद रखना। लोहंदा नाला, लोहंदा नाला। 5 बार हम पढ़ेंगे, लोहंदा नाला, लोहंदा नाला, लोहंदा नाला। जगह हमें बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि नहीं तो अब भूल जाओगे तो दिक्कत है। लोहंदा नाला क्यों फेमस है? यहां से विशिष्ट उपकरण मिला है, और इस उपकरण को 2 प्रकार से देखते हैं। एक तरफ से देखते हैं तो यह मूर्ति दिखाई पड़ता है, और दूसरा उपकरण केवल मतलब कि साफ उपकरण दिखाई पड़ता है। तो मतलब यहां से जो है विवादास्पद मूर्ति मिला है। विवादास्पद, विवादास्पद, विवादास्पद मतलब क्या होता है, कोई बताइए मुझे। यहां से विवादास्पद मूर्ति मिला है, मतलब कि इस मूर्ति के संबंध में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है क्या है, बस सिर्फ उपकरण है, सिर्फ जो है उपकरण है, या सिर्फ जो है पत्थर का जो है कुछ मतलब उपकरण है कोई, वही उपकरण जो है ना मूर्ति की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे आपने कभी कभी आप देखा होगा कि कोई ऐसे आलू होते हैं जो आलू गणेश के शेप में होते हैं, कोई देखे हो? बताओ। या कोई ऐसे पेड़ होते हैं जिसका शाखाएं ऐसे बन जाता है, लगता है कोई गॉड का बना हुआ है, कोई देखे हो? चलिए, तो इसी तरह से जो बेलन घाटी क्षेत्र में एक जगह है, याद रखिएगा, उस जगह का नाम है लोहंदा नाला। और उस जगह से भैया, कुछ बोल रहे हो राग, कुछ बोल रहे हो बच्चे, बोलो कुछ। नहीं सर, चेक कर रहे, पता नहीं। हाँ, नहीं चेक कर रहे थे ना, वॉइस मेरा नहीं जा पा रहा था, वही चेक कर रहे हैं। अच्छा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो लोहंदा नाला जो जगह है, यहां से विवादास्पद मूर्ति मिली है। विवादास्पद मूर्ति का मतलब होता है कोई लोग उन्हें मूर्ति मानते हैं, कोई नहीं मानते। तो लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है बेलन घाटी के किस क्षेत्र से विवादास्पद मूर्ति मिले हैं, तो वो याद रखना, लोहंदा नाला। वो जगह कौन है? लोहंदा नाला। वो जगह कौन है? लोहंदा नाला। क्लियर है? अब हम आगे बढ़े, लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जगह है बोरी। पिछले दिन भी हमने कहा था बोरी। बोरी की जगह कहाँ है, कोई बताओ, बताए हैं? महाराष्ट्र में। वेरी गुड, बोरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ है? पुणे में। महाराष्ट्र में ही एक जगह है पुणे, पता ही है। महाराष्ट्र में पुणे जगह पर कुफरी नदी के तट पे है। एक पुणे में एक जगह है, नदी का नाम है कुफरी। कुफरी नदी के तट पर, के तट पर महाराष्ट्र में पुणे में भैया, कुफरी नदी के तट पर यह बोरी स्थल है। यह चर्चित क्यों है? यह स्थल पुणे कॉलेज के टीम के द्वारा खोजा गया। यह स्थल इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। पुणे, पुणे कॉलेज के अड़ा होगा, पुणे कॉलेज के टीम ने 1987 में खोजा था। बोरी को किसने खोजा था? पुणे कॉलेज के संयुक्त टीम ने 1987 में खोजा गया था।
अब देखो कि यह स्थल कितना फेमस है, ये याद रखना। यह स्थल जो है 14 लाख वर्ष पूर्व का इस यहाँ से प्रमाण मिला है। बोरी से जो है 14 लाख वर्ष पूर्व का प्रमाण मिला है। बोरी एक जो है प्रमाण मिला है। बोरी जगह एक अपवाद है। पेलियोलिथिक एज का संबंध लगभग 2.5 लाख बीसी जाता है, लेकिन एक बोरी अपवाद है जो 14 लाख ईसा पूर्व तक जाता है। बोरी कुफरी नदी के तट का स्थल है। पुणे के संयुक्त टीम ने 1987 में खोजा गया था। 14 लाख वर्ष पूर्व। और सबसे बड़ी बात है इसमें और चीज है, पुणे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि एक जगह था जिस पर ज्वालामुखी फूटा था। पुणे में जो महाराष्ट्र की पहाड़ी है, कुखरी के नदी के बगल में एक पहाड़ी है, ठीक है। ऐसे मान ले, पहाड़ी ऐसे ही होता है ना, पहाड़ी है। अब इस पहाड़ी पर क्या हुआ कि पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी मुखी विस्फोट समझते हो, लावा निकला। अब जब लावा निकला, तो जब लावा खत्म हो गया ना, चीजें खत्म हो गई, तो उनके अंदर से जो है ना, यहां से खूब उसके नीचे से ये जो है बोरी जगह का अवशेष मिला है। पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिला है। इतना पुराना है ये अवशेष। मतलब इस जगह पर ज्वालामुखी, लिख लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लीजिएगा। बोरी के बारे में लिखेगा इस जगह पर, सब लिखिएगा, लिखना बहुत जरूरी है, कुछ कुछ लिखाते भी जाऊंगा। इस जगह पर ज्वालामुखी फूट पड़ा था। इस जगह पर ज्वालामुखी फूट पड़ा था, और ज्वालामुखी से जो कुछ निकला, ज्वालामुखी से जो कुछ निकला, उसके नीचे से ही, उसके नीचे, ज्वालामुखी से जो कुछ निकला उसके नीचे पूरा पाषाण कालीन स्थल दबा हुआ था। पूरा पाषाण कालीन दबा हुआ था। पूरा पाषाण कालीन स्थल दबा हुआ था। पूरा पाषाण कालीन स्थल दबा हुआ था। जब पोटेशियम आर्गन मेथड से, जब पोटेशियम आर्गन मेथड से, पोटेशियम आर्गन 2 प्रकार होता है, एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा, अभी लिख लो सिर्फ पोटेशियम आर्गन। जब पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग करके इनके डेट को देखा गया, जब पोटेशियम आर्गन विधि से इसके दिनांक को देखा गया, तो 14 लाख वर्ष पूर्व का बताया गया। पोटेशियम आर्गन विधि से इसके दिनांक को देखा गया, तो वह दिनांक 14 लाख वर्ष पूर्व का दिखाया गया। तो वह वर्ष 14 लाख वर्ष पूर्व का दिखाया गया। अब देखो यहां पर 2 चीज समझना, नहीं समझना तो 200 बार पूछना। ऐसा ना को कल मैं पूछूं तो सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या पढ़ाए हो। तो मेरा एक ही सिद्धांत है, एक ही लाइन पढ़ो लेकिन उस पे पकड़ हो। 50 लाइन पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है। तो पोटेशियम आर्गन विधि, 2 विधि होता है, एक पोटेशियम आर्गन विधि होता है और एक C14 विधि होता है। कार्बन 14 विधि नाम सुने हो। जब किसी पौधे के डेट को जानना हो, पौधे या मृत पदार्थ, मृत पदार्थ कितने वर्ष पुराना है, या मृत जीव, अब कोई भी मृत जीव कितने वर्ष पुराना है, इसको जानना हो तो C14 मेथड यूज करते हैं। जैसे आप किसी जंगल में गए और किसी का हाथ मिला, हड्डी मिला, या किसी का भग्न खोपड़ी मिला, या किसी जानवर के अवशेष मिले, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये 10,000 साल पुराना है। तो आप लैब में जाओगे और उस लैब में C14 में भी यूज करोगे।
एक विधि होता है कार्बन 14 विधि, क्योंकि हर मृत जीव में, साइंस में आप बचपन में पढ़े होंगे, चाहे कितना करोड़ों वर्ष पुराना है वो, उसमें कार्बन की मात्रा कुछ न कुछ होता है। उसी कार्बन के मात्रा के आधार पर किसी भी मृत जीव का हम एज पता करते हैं। कि जैसे हम कैसे कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हमें क्या पता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है? या कोई भी भग्न खोपड़ी को देखते हैं और हमने कैसे कह दिया कि ये पूरा पाषाण काल लोहंदा लाना से भग्न किसी जो है किसी विवादास्पद मूर्ति मिली है। या अभी हमने पढ़ा हथनौरा से जो भग्न खोपड़ी का प्रमाण, हमें क्यों कहा कि हथनौरा पूरा पाषाण कालीन स्थल है? स्थापना तर्क में पूछेगा। इसलिए कहा कि जब हमें भग्न खोपड़ी मिला, वो हमने कहा कि कोई भी जीवित पदार्थ, जीव जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, उसको हम उसको C14 विधि यूज करके पता करते हैं कि वो कितने साल पुराना है, पता चल जाता है। तो हम अगर 5000 साल पुराना है तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2700 बीसी से लेकर 1700 बीसी है। तो मतलब इसके बीच कोई चीज मिल गया तो हम समझ गए कि ये चीज हड़प्पा सभ्यता का था। अब हमने कहा कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल का समय लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3000 बीसी तक है, 4000 बीसी तक है। तब इनके बीच जो भी जगह मिलेगा, कुछ पूछ रहे हो बिंदु, पूछो, तो उसको हम जानेंगे C14 मेथड से। अगर कोई मानव या फिर कोई लकड़ी, पेड़ पौधे के बारे में जानना है तो, मेरी बात समझ गए? किसी को कोई पूछना है, कुछ डॉट है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एक और विधि हमने कहा पोटेशियम आर्गन विधि। ये भी हम किसी भी वस्तु के जो है कितने वर्ष पुराना है, इस विधि से प्रयोग करते हैं। जब कोई पत्थर के बारे में जानना हो हमें, कितने वर्ष पुराना है, जैसे राम सेतु बना, तो राम सेतु में पत्थर यूज किया गया। या आप पेलोलिथिक एज पढ़ते हो, पूरा पाषाण काल पढ़ते हो, तो पूरा पाषाण काल में हम क्या कहें? स्टोन एज। हम स्टोन एज उसका क्यों नाम रखे? क्योंकि उस समय जितने भी टूल्स मिले हैं, जितने भी उपकरण मिले हैं, सब किसके मिले हैं बताओ? किसके मिले हैं, कोई बताओ? पत्थर के मिले हैं, तभी तो हम स्टोन। लेकिन अब वो पत्थर मिले हैं तो हमें कैसे पता है कि वो पत्थर पूरा पाषाण कालीन है? अब मान लिया कोई पत्थर आप लाल किला में जाके देखे, आपको कैसे पता है कि ये पत्थर 2 लाख साल पुराना है? तो उसके लिए बेटा एक विधि होता है अगर पत्थर का प्रयोग करना है तो पोटेशियम। क्योंकि हर पत्थर में, जैसे हमने कहा, हर जीवित या मृत प्राणी में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, उसमें कार्बन की मात्रा होती है। उसी तरह पत्थर का कोई भी प्रकार हो, उसमें कहीं ना कहीं पोटेशियम की मात्रा होती है। तो इसीलिए उस विधि में हम पोटेशियम आर्गन विधि यूज करते हैं। समझ गए? पत्थर को चेक करना है कितने साल पुराना है तो किस विधि का यूज करेंगे? पोटेशियम आर्गन। और जानवर का करना है, मृत पदार्थ का करना है, मृत जीव का करना है, पेड़ पौधे का करना है, तो C14 विधि। बस याद हो गया। तो इसी आधार पे हमने कहा कि जब हमने बोरी पढ़ा तो बोरी में जो पत्थर मिला, ध्यान रखना, जो जो खास करके ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, उसके नीचे जब खोजा गया तो वहां जो पत्थर मिला, उस पत्थर पर जब पोटेशियम आर्गन विधि यूज किया, तब पता लगा यार ये पत्थर तो 14 लाख बीसी पूर्व का है। तो मतलब बोरी एक अपवाद है, इसीलिए बोरी को हम पढ़ते। पूछता है कि सबसे पुराना स्थल अपवाद स्वरूप कहां से मिला, सबसे पुराना पूरे इतिहास में, तो वो स्थल बोरी है। इससे पुराना कोई नहीं। भारत में बोरी अपवाद है कि 14 लाख बीसी का प्रमाण मिला। नहीं तो जो पेलोलिथिक एज है, पूरा पाषाण काल एज है, वो लगभग 2.5 लाख बीसी जाता है, इससे बीसी पुराना नहीं जाता है। क्लियर है? समझ आ गया? अब नेक्स्ट स्थल एक और है, नईवासा। नेक्स्ट स्थल लिखिएगा, नईवासा। नईवासा। अब ये नईवासा स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र। भैया रे, नईवासा कहाँ है? याद करो, महाराष्ट्र। याद रखना, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे है। नईवासा कहाँ है? महाराष्ट्र के
गोदावरी नदी के तट पर। नईवासा भैया जो है महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर क्या है, नईवासा। यहां से जो है लगभग 2 लाख वर्ष पुराना जो है स्थल है। ये जो नईवासा है लगभग 2 लाख वर्ष पुराना है। नईवासा जो है लगभग स्थल पूरा पाषाण कालीन स्थल है, 2 लाख वर्ष पुराना है। यहाँ से जो है जैसे कि हमने कहा था, एक बार हमने कहा था कि कहाँ से क्वार्टजाइट कैल्सिडोनी सैंडस्टोन मिला है, बताओ। एक जगह बताया था, कहाँ से बताया था, लिखवाया है कोई, बताओ। अभी तुरंत बताया। मैहर मैहर। मैहर, मैया क्या देती है, क्वार्टजाइट। इसी तरह से जो है नईवासा से ही, नईवासा से भी जो है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट याद रखना, कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी सैंडस्टोन, तीनों पत्थर मिला है। नईवासा से ही क्या मिला है, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी सैंडस्टोन, साथ ही और भी पत्थर मिला है, फ्लिंट, चर्ट, अगेट, ये सब पत्थर के नाम है। फ्लिंट, चर्ट, अगेट, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी सैंडस्टोन नईवासा से भी मिला है, और अलग 3 ये पत्थर अलग भी मिला है नईवासा से, फ्लिंट, चर्ट और एगेट। फ्लिंट, चर्ट और एगेट कहां से मिला है, नईवासा से। साथ ही यहां से हैंड एक्स भी मिला है। साथ ही यहां से जो है मतलब कि ये जो है नईवासा, क्या कुछ बोल रहे हो मुझे हेमलता। पूछना है कुछ। हम्म, ठीक है, ये तो सब ये एक लाइन समझ नहीं आई। समझ नहीं आया। हाँ एक फिर, लाइन समझ नहीं आई। कौन सा। ये आपने जो लिखा है ना 2 लाख वर्ष पुराना। हाँ, तो ये जो नईवासा स्थल है ना, जैसे हमने कहा बोरी 14 लाख वर्ष पूर्व स्थल है, और जो नईवासा है ये महाराष्ट्र का जगह है, गोदावरी नदी का तट पे है, ये 2 लाख वर्ष पुराना है। मतलब कि यह जो है यह स्थल कितने, जब इस स्थल को देखा गया पोटेशियम आर्गन विधि से, इस स्थल को प्रमाण मिला कि ये 2 लाख वर्ष पूर्व का है, बहुत पुराना है। अब समझ आया। हम एक विधि है हमारे पास, टेक्निक है, उस टेक्निक के थ्रू जानते हैं कि कितने साल पुराना है। जैसे मैं कहूं, आप कहते हो मेरा दादाजी 100 साल के हैं, कैसे कहते हो बताओ, कुछ प्रमाण है ना। उसका डेट ऑफ बर्थ देखते हो, 10th का सर्टिफिकेट देखते हो, देखते हैं ना। अब यहाँ भी कोई पत्थर हमें मिलता है, तब 10th का सर्टिफिकेट तो पत्थर का है नहीं, तो हम उसमें पोटेशियम आर्गन लैब होता है, जो साइंस का लैब है ना, उस लैब में उस पत्थर को ले जाते हैं, उस लैब में पत्थर को डालते हैं, तो वो लैब अपने आप बता देता है कितना साल पुराना है। तो उसी विधि से हम लोग ये पता कर लेते हैं। अब समझ आ गया और सबको। जैसे मेरे को पूछना था, जैसे बोरी का जो था उसने 1987 में खोज करी, तब पता चला वो 14 लाख वर्ष पुराना है। बिल्कुल हाँ। लेकिन इसकी 1987 में करी थी, नहीं, ये जो है ना तो ये 1980, पता चला था 2 लाख। अच्छा हाँ, नहीं ये तो, ये जो जैसे हमने कहा ना कि 1987 में खोजा गया, तो ये खोज हुआ है। जैसे हम आज कोई चीज को खोजे, कोई पत्थर हमें आज मिला, तो हमने आज खोजे, तो आज का डेट होगा 2023, लेकिन ये कितने साल पुराना है वो भी तो लिखोगे। जैसे हमने कहा बोरी, बोरी खोजा गया 87 में, लेकिन ये कितने साल पुराना है, तो भैया ये एक लंबा, बहुत पुराना है, मतलब 2 लाख साल पुराना है इस स्थल पे। ठीक है, अब समझ आया हेमलता। ठीक है, जी सर। वो ये यही चीज है। एक और अंतिम महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखना। एक स्थल तो थोड़ा टफ है, लेकिन नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्थल है, देखना लिखना, मच्छू,
मच्छु ताबी, चिंता, मच्छु ताबी चिंता, मनु गाबी, मच्छु ताबी चिंता मनुगाबी पहाड़ी। नाम सुने हो? पहली बार नाम सुने हो? हिस्ट्री के कौन कौन बच्चे ये नाम सुने हो बताओ? कभी सुने हो? इतिहास के कोई स्टूडेंट नहीं सुने होंगे, है ना? तो यही नई चीज पढ़ना पड़ता है। एक नाम है मच्छु ताबी चिंता मनिगाबी पहाड़ी। मच्छू नहीं याद रहे ना तो मच्छू मतलब मछली याद रखना। यानी मछली को देखकर चिंता हो जाती है, कहां पर? पहाड़ी पे। कोड कर देना, जब मछली देखते हैं ना दिमाग में चिंता हो जाती है। मछली को देखते हुए माँ को चिंता हो जाती है कि बेटा कहीं खा ना जाए, इसीलिए उसे पहाड़ी पर भेज देते हैं, है ना? गांव देहात में देखोगे बहुत सारे लोग मछली नहीं खाते, तो माँ जब जैसे ही देखेगा मछली तो बेटा कहीं खाता है तो उसे चिंता हो जाएगा। मच्छू मतलब कोई दिन कर लो ना मछली, मछली को देखकर चिंता होती है, इसलिए मछली को कहाँ भेज देता है? पहाड़ी पर। कहाँ के पहाड़ी पे? आंध्र प्रदेश के पहाड़ी पे। ये जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है ये? याद रखना, मच्छू चिंतामणि गाबी पहाड़ी। कहाँ है रे भैया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ है? कुरनूल रेणुगुंडा, रेनीगोंडा क्षेत्र है पहाड़ी का। आज का जो नाम है ना, ये जो है कुरनूल, गूगल पे देखोगे तो मिल जाएगा, रेणु गोंडा की पहाड़ी। कहां पर ये स्थल है? तो कुरनूल रेणुगोंडा की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में। साउथ में बहुत सारे पहाड़ है, अगर आप देखोगे ना तो दक्षिण भारत के बहुत सारे पहाड़ है। ये कुरनूल और रेणुगोंडा के पहाड़ी पर है। कहां पर है ये? तो कुरनूल रेणुगोंडा के पहाड़ी पर है। और यहाँ ध्यान रखना, अब जो है कुरनूल रेणुगोंडा के पहाड़ी पर भी है। अब यहाँ से जो है यहाँ एक चीज और याद रखना कि जो हमने नई भाषा लिखवाया था ना, उसमें एक पॉइंट और जोड़ देना, मैं भूल गया था। जो नई भाषा लिखा था इसमें एक दो पॉइंट, यहाँ से जो है मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है। नई भाषा से जो है मोटे रेशम के धागे, मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है। कहां से? नई भाषा से। पीछे हमने पढ़ा था, तो जो है मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है नई भाषा से। अब आते हैं मच्छू ताबी चिंता मनुगाबी पहाड़ी। ये आंध्र प्रदेश से है। यहां से जो है क्या क्या मिला है? हस्त कुठार तो मिला है, हस्त कुठार जो पहले मिला था, कुल्हारी जिसे हम कहते हैं कुल्हारी, इंग्लिश में इसी को हैंड एक्स कहते हैं, तो हस्त कुठार मिला है। इसी तरह क्लीवर मिला है, चौफर मिला है, सैंडस्टोन मिला है, जो पीछे हमने लिखाया था ना, जो पत्थर के उपकरण जो है, हैंड एक्स मिला है, क्लीवर मिला है, चौपर मिला है, सैंडस्टोन मिला है, ये सब मिला है। हैंड एक्स मिला है, क्लीवर मिला है, चौपर मिला है, सैंडस्टोन मिला है ना? तो ये सब जो है यहीं के पहाड़ी से मिला है। हैंड एक्स, क्लीवर, चौपर, सैंडस्टोन, ये सब यहाँ से मिला हुआ है, तो याद रहेगा। और साथ ही साथ जो है यह एक पहाड़ी होने के कारण यहाँ से बहुत सारे हड्डियों भी मिला है। वर्ण की जो है ना, मच्छू तावी चिंतामणि गाहड़ी पहाड़ी से इंसान का हड्डी भी मिला है, हड्डी भी मिला है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में अभी हमने लगभग 10-12 स्थल, कुल कितने स्थल बताया है? काउंट किए हो? कोई बच्चे बताओ, कुल मिला कितने स्थल बताया है? 12। 12। तो ये जो है ना 12 स्थल महत्वपूर्ण है पूरा पाषाण काल के। कम से कम इन 12 स्थलों में क्या मिला है ये याद रखना है, और कहाँ है यही पूछता है। या तो पूछेगा क्या मिला है, या पूछेगा कहाँ मिला है। मिलाने के लिए भी दे देता है, डायरेक्ट भी दे देता है,
जैसे हमारा पूरा पाषाण काल टॉपिक खत्म होगा तो हम एक टेस्ट लेंगे पूरा पाषाण काल के 10 ईयर आपसे बनवाएंगे और देखेंगे कि पढ़ने का कोई फायदा हो रहा है कि ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं। तो हवा में तीर हमें नहीं चलाना है, हमें वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। अब देखो कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, हमें हमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल। तो थोड़ा सा आज हम समझ लेते हैं मध्य पाषाण काल, हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल का समय लगभग जो है 9000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व जाता है। जैसे पूरा पाषाण काल का जो दौर था, पूरा पाषाण काल का दौर जो था अनुकूल वातावरण नहीं था। पूरा पाषाण काल के मानव गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, बर्फ की मोटी परत थी। पूरा पाषाण काल में अधिकांश जो है अधिकांश पृथ्वी का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, मैदान बहुत ही कम था। इसीलिए अधिकतर जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे वो या तो गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों के गुफाओं में, या कंदराओं में रहते थे। लेकिन होता क्या था, धीरे धीरे पूरा पाषाण काल के बाद जब 10,000 बीसी आया, आज से 10,000 साल पहले, धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान बढ़ने लगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। और चूंकि तापमान बढ़ने लगा तो जो बर्फ की जो परत थी वो पिघलने लगी, बर्फ की मोटी परत पिघल गई। जब मोटी परत पिघल गई तो एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ। जैसे किसी मैदान पे बर्फ है और बर्फ पिघल जाए तो वो क्या नदी में चली जाएगी, पानी चला जाएगा, तो क्या होगा, विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसी तरह से अब जो धीरे धीरे जो है पहाड़ी का निर्माण हुआ, तटीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। साथ ही साथ जो है मनुष्य जो है अब जो है जीवाश्म ईंधन का भी यूज करने लगा। मनुष्य जो है गुफा और कंदराओं से निकलकर धीरे धीरे समतल मैदान में आने लगा, समतल मैदान में वो आने लगा। जैसे पूरा पाषाण काल में लोग औजार का यूज करते थे, जो है अनगढ़ औजार ज्यादा होता था। औजार में या तो पाषाण के उपकरण होते थे, या पूरा पाषाण कालीन मानव जो थे हड्डी का भी यूज करते थे। जैसे मानव के हड्डियों का यूज करते थे, या जानवर के हड्डी, खास करके जानवर के जो सिंग होते हैं ना, बड़े बड़े गाय भैंस के सिंग, जब वो मर जाते थे तो उस सिंग का यूज जो है बहुत सारे हथियार में वो करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये सब चीज तो होते ही था, धीरे धीरे लोग मध्य पाषाण काल में लकड़ी का भी प्रयोग करने लगा। ये मैं आपको दिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। लकड़ी का प्रयोग करने लगा। मध्य पूरा पाषाण कालीन लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों का यूज करता था। जैसे हमने कहा कि पत्थरों में क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, ठीक है, ये या फ्लिंट, चट, एगेट पत्थर का यूज करता था। अब मध्य पाषाण काल आते आते पत्थरों में और निखार आया। अब लोग जसमर का भी यूज करने लगा, जसमर पत्थर का, कार्नेलियन पत्थर का यूज करने लगा। धीरे धीरे पत्थरों के स्वरूप जो है ना ज्यादा सॉफ्ट होते गए। जैसे मानव का जब डेवलपमेंट होता है ना तो उसमें निखार आते जाता है। हमारा जो मानव का इतिहास है ना, एक दिन का नहीं है या एक साल का। जैसे आपने देखा होगा पहले इतना बड़ा बड़ा मोबाइल आता था, अब उस मोबाइल में क्या हुआ, पिछले 10 साल में संशोधन हुआ। अब तो इतनी बड़ी मोबाइल भी आ रहा है आपके मोबाइल फोन, घड़ी में ही मोबाइल आ रहा है, स्मार्ट वॉच में आप देखते होगे, वहीं से आप कंट्रोल कर लेते हो। तो धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। मध्य पाषाण में क्या होगा, जैसे कि हमने कहा कि पूरा पाषाण काल के लोग हैंड एक्स का यूज करते थे, कुल्हाड़ी का यूज करते थे, गरहासा का यूज करते थे, छुरी का यूज करते थे, चौपर का यूज करते थे। लेकिन अब मध्य पाषाण काल में लोग और भी यूज पत्थरों का ही है, लेकिन अब वो जो है ज्यादा खूबसूरत औजार होने लगे। अब लोग जो है ट्रेंगल टाइप औजार बनाने लगे, त्रिभुज तरह का औजार बनाने लगे, हारपुन टाइप औजार बनाने लगे, छोटे छोटे। मेसोलिथिक का मतलब होता है सूक्ष्म पत्थर, मेसो मतलब होता है सूक्ष्म, लिथिस मतलब होता है पत्थर। अब लोग जो है सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग करने लगे, छोटे छोटे जरूरत के हिसाब से करने लगे। कब, मध्य पाषाण काल के में लोग। अब धीरे धीरे मध्य पाषाण के लोग जो है
विकसित होने लगे। और ये याद रखना, पूरा पाषाण काल में जो है कि अग्नि का कोई खास प्रमाण नहीं मिलता है। अपर पेलियोलिथिक में जाकर के, अपर पेलियोलिथिक के लास्ट चरण में जाकर के लोग जो है अग्नि से परिचित होते हैं। और अग्नि का प्रमाण जो है, जैसे हम आगे बताऊंगा, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हुए हैं वहां से अग्नि के भी प्रमाण हुए हैं। पूरा पाषाण काल के अधिकतर चरण में जो मानव थे वो कच्चे मांस खाते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, लेकिन अब अग्नि का प्रमाण मिला है। दूसरी तरफ पूरा पाषाण काल में कहीं से भी पशुपालन का प्रमाण नहीं है। पशुओं का उन्होंने चित्र जरूर बनाया है, लेकिन पशुपालन नहीं था। क्यों नहीं था पशुपालन? क्योंकि वो लोग गुफा में रहते थे, कंदरों में रहते थे। पूरा पाषाण कालीन मानव की यूनिटी नहीं थी। यूनिटी मतलब एकता, सब अलग अलग रह रहे हैं। अगर आप मान लिया आप किसी बकरी को पाल रहे हो, गाय भैंस जानवर को पाल रहे हो, और गुफा में रह रहे हो, तो गुफा में तो गाय भैंस को रखोगे नहीं, बाहर रखोगे। और बाहर रखोगे तो कभी भी रात में अटैक करेगा, बाघ खा जाएगा। तो कहीं से भी पशुपालन का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन मध्य पाषाण काल में जाकर के जब वातावरण संतुलित हो गया, लोग क्या हुआ मध्य पाषाण काल में, ध्यान रखिएगा, गुफा और कंदराओं से निकल करके नदी के किनारे, हमने कहा अधिकतर स्थल कहाँ मिलते थे? नदी के किनारे। क्यों मिलते हैं? कि लोग जो है अपनी सुविधाओं के हिसाब से नदी से थोड़ा आसपास जो है एक जगह पर बहुत सारे मानव अपने घर बनाने लगे। और क्या होता था, कुछ लोग शिकार करने के लिए जाते थे, कुछ लोग घर पे रह करके उसको संरक्षण देते थे। जैसे अभी दिल्ली में आप देखते हो बड़े बड़े बिल्डिंग होता है, तो बाहर एक वॉचमैन खड़ा रहता है। उसी तरह से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण में भी क्या होता है, लोग जो है धीरे धीरे एक जगह रहने लगे। एक जगह रहने लगे तो पशुपालन, यानी कि पशुओं का पालन करने लगे, दूध के लिए या मांस के लिए पशुपालन करने लगे। और पशुपालन में भी क्या, अब मान लिया कोई जानवर अटैक कर दे, तो उस जानवर के अटैक से बचने के लिए वो क्या करते थे, कुछ लोगों को तलवार लेके या भाला लेकर के चारों तरफ वो संरक्षण देते रहते थे। और एक फायदा और था, जब नदी के किनारे ये लोग गए तो इसे शिकार करना आसान हो गया। बताओ नदी के किनारे शिकार करना कैसे आसान है? कोई मुझे बताइए, नदी के किनारे शिकार करना कैसे आसान है? इतिहास के स्टूडेंट हो, बताओ। कॉमन सेंस लगाइए। सर, मछली पालन आसपास है, मछली वहां पर मिल जाएगा हमें। और दूसरा, जंगलों से जानवर बहकर भी आते हैं तो वो खुले मैदान में मिल जाएंगे। बिल्कुल, और कोई भी जानवर हो, प्यास तो लगेगा ही बाबा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। हिरन हो, कोई भी, बिल्कुल सर, बेसिक नीड है। बेसिक नीड है, पानी तो चाहिए। हमारे पास हरदम पानी रहता है, कहीं भी जाते हो तो साथ में एक बोतल रख लेते हो ना। तो इन जानवरों को भी पानी चाहिए। तो पानी पीने के लिए जानवर कहाँ जाएगा, बताओ? नदी के किनारे आएंगे। और नदी के किनारे आएंगे तो दूर से ही तीर कमान उठाएंगे और मारेंगे। तो शिकार करना मध्य पाषाण में आसान हो गया। ये स्थापना तर्क में पूछता है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। हमें कॉमन सेंस डेवलप करना है, इतिहास रटने का नहीं है। जो लग कह दिया बाप रे बाप इतिहास है, रट्टा लगाओ रट्टा लगाओ, रट्टा लगा के जाओगे एग्जाम में बना नहीं पाओगे। वहां अधिकतर क्वेश्चन पढ़ो, स्थापना तर्क एक सही दो सही तीन सही वाले पूछ रहे हैं। तो हमें समझना है कि अब ये हुआ तो अब उसके लिए शिकार आसान हो गया, लोग पशुपालन करने लगे। और धीरे धीरे अस्थाई बस्ती, देखो मध्य पाषाण में पूर्ण अस्थाई बस्ती नहीं होते हैं, लेकिन लोग जो है धीरे धीरे कोई अस्थाई रूप में एक जगह थोड़ा थोड़ा टोपरा बना के या कुछ और चीज बना करके लोग रहने लगते थे। इस अच्छा देखो कि एक स्थापना तर्क में बोलता है कि हम कैसे पता करते हैं कि ये इसका जो है कि पशु को पालते थे, किससे प्रमाणित होता है? जब हम देखते हैं कि एक ही जगह से बहुत सारे खुट्टे मिले हैं जहां जानवर को बांधा जाता है, खुट्टों का प्रमाण मिला है। एक ही जगह बहुत सारे हड्डी मिले हैं जानवरों का, तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि इस जगह पर मनुष्य के साथ जो है, अब मान लिया कि नवपाषाण में पढ़ोगे कि मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिला है, बुर्जा होम्स।
आगे न पसंद पड़ेंगे। इससे क्या पता चलता है? मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया गया तो इससे क्या प्रमाण मिलता है? कि मनुष्य का पालतू पशु कौन रहा होगा? कुत्ता रहा होगा। तभी तो कुत्तों को दफनाया गया, क्योंकि अभी तक तो लिखित सोर्स तो हमारे पास है नहीं, तो हम अनुमान ही लगाते हैं। पूरा जो अब जो इंडस सिविलाइजेशन तक जो है, हमें कोई लिखित प्रूफ नहीं मिला है। इंडस सिविलाइजेशन में ही क्या है, लिखा हुआ तो मिला, आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर ही निर्भर रहते हैं, पुरातात्विक सोर्स पर ही रहते हैं। तो ये सब हम लोग समझेंगे, और साथ ही जो है हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में क्या स्थल है, और पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, मध्य पाषाण काल के, जैसे बागौर हुआ, सांभर झील हुआ, लखननाज हुआ। यहाँ पर भी भीमबेटका पढ़ेंगे, आदमगढ़ पढ़ेंगे, महदाहा, दमदमा, सराय नहरराय, बहुत सारे स्थल है। तो एक साथ सब नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और मैं जो भी बच्चे पढ़ते हो, छुट्टी मत करो, क्योंकि एंशियंट बहुत टफ है। लोग मॉडर्न पढ़ाता है सबसे पहले, क्यों? मॉडर्न आसान है, क्योंकि मॉडर्न आप सुनी सुनाई बातें आपको सारी मिलेंगे। अब गांधी के बारे में, गांधी के बारे में तो सब जानता है, वो गांधी बाबा देश को आजाद कराए, वो पढ़ना है। लेकिन एंशियंट जो है वाकई सबसे टफ एरिया है। तो इसमें जो है एक एक डेढ़ महीने हमारा क्लास एंशियंट पे होगा। तो इस पे बड़ा सिंसियर होके आप लोग पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहते हैं। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए तो थोड़ा सिंसियर। इसका फायदा क्या होगा? आपको एंशियंट पे अच्छी पकड़ बनेगी। और मैंने कहा ही कि यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि हम कभी भी रट लेंगे, भैया पढ़ा दिया, रट्टा, जीवन भर तो रटे ही हो। कोई भी सब्जेक्ट रटने का नहीं है, समझने का है। समझ जाओगे तो फिर ऑटोमेटिक एग्जाम में किसी भी तरह के सवाल पूछेंगे, बना लोगे। मैंने कहा है कि सवाल डायरेक्ट अब नहीं पूछ रहे, अब आपको दिमाग में, अभी जैसे हमने कहा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था कि नदी के किनारे लोग बसे, क्या फायदा था नदी के किनारे, अब कहेगा एक, अब एक दो चार ऑप्शन दे देगा वो, बताइए। तो वहां पे हमारा जो माइंड डेवलप होगा वही काम करेगा, दूसरा नहीं काम करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आप सबको समझ आई होगी। तो जो जो बच्चे क्लास लेना चाहते हो, हम एक ग्रुप बना देंगे, 5-7 बच्चे आप में हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अलग अलग सबको लिंक भेजना पड़ता है। तो मैं हिस्ट्री का एक ग्रुप बना दूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। आप सबका जो है 5 days 1 week में होता है, 5 क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को हम सब पूछेंगे आपसे, जो भी हम 5 दिन पढ़ेंगे वो आप में से कोई भी सब बच्चे के पूछोगे, मैं भी पूछूंगा क्या पढ़े हो। हमारा नियम होता है 5 दिन पढ़ते हैं, छठा दिन पूछते हैं। और जैसे ही हमारा टॉपिक वेंड अप होगा, स्टोन एज, उनका 100-200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो छुट्टी मत कीजिए, जो भी बच्चे क्लास लेना है तो 2-4-5 क्लास आपको जो है, सारे बच्चे को हमारा डेमो क्लास मिलेगा 1 week। उसके बाद जो भी बच्चे हो अपना एडमिशन लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, तो हम लोग कुछ पूछना है किसी बच्चों को?